अफ्रीकी देश तंजानिया हमेशा से ही अनोखी जनजातियों की मातृभूमि रही है और उन्हीं में से एक है पाषाणकालीन शिकारी जनजाति हद्जाबे, जिन्हें हद्जा ट्राइब के नाम से भी जाना जाता है। इनका सिर्फ इतिहास ही पाषाण युग से नहीं चला रहा है, बल्कि यहाँ की परंपराएं आज भी उतनी ही प्राचीन हैं। हद्जा लोग अपना घर गुफाओं और पठारी इलाकों में ठीक उसी तरह बनाते हैं जैसे कोई पक्षी अपना घोंसला बनाता है। ये लोग लाठी और टहनियों को एक दूसरे से बुनकर अपने झोपड़ों का निर्माण करते हैं, जो दूर से देखने पर जमीन पर पड़े किसी विशालकाय घोंसले के जैसे ही लगते हैं। हद्जा जनजाति में शादी की कोई पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। इस जनजाति के लोग एक उन्मुक्त समाज के लोग हैं, यानी ये लोग अपने पसंद से साथी बदलते रहते हैं। इसलिए इस जनजाति में 15 से 20 शादियां करना भी आम बात है। आज की इस वीडियो में हम हद्जा जनजाति के बारे में कुछ ऐसी बातें जानने वाले हैं जिन्हें सुनने के बाद आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, हद्जा जनजाति उत्तर मध्य तंजानिया की सेंट्रल रिफ्ट घाटी के लेक इयासी झील के आसपास 4000 किलोमीटर के क्षेत्र से लगे हुए सेरेंगेटी के पठार तक रहने वाली शिकारी जनजाति है। एक अनुमान के अनुसार तंजानिया में इस समय केवल 1200 से 1300 हद्जा जनजाति के सदस्य बचे हैं और वो सभी पाषाणकालीन परिस्थितियों में ही अपने आप को समेटे हुए निवास कर रहे हैं। पुरातत्वविदों का मानना है कि हद्जा लोग पाषाण युग के समय से आज तक अपने उसी परिवेश में रह रहे हैं और वैसे ही व्यवहार भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये लोग एक दूसरे से बातचीत करने के लिए किसी भाषा का नहीं, बल्कि अपनी जीभ से स्मैकिंग या पॉम्पिंग जैसी ध्वनि के जरिए सीटी जैसी आवाज निकालते हैं। होठों से निकली इसी तरह की आवाज के जरिए ये अपने समुदाय के सदस्यों से संवाद स्थापित करते हैं। ये लोग ना तो बोलना जानते हैं और ना ही पढ़ना लिखना। मुंह से निकली सीटी जैसी आवाज की विविधता से ही ये लोग अपने मनोभावों को एक दूसरे को जाहिर करते हैं और इसी भाषा से इस जनजाति के सदस्य एक दूसरे की बातों को सुनते और समझते हैं। इस जनजाति के सदस्य प्रकृति के साथ गहरा और सम्मानजनक रिश्ता बनाए रखते हैं। तभी तो ये लोग आज के मॉडर्न जमाने में भी प्राचीन परंपराओं और उस जमाने की ही विधियों को फॉलो करते हैं। इनकी जीवन शैली में एक ऐसे समाज की झलक देखने को मिलती है जो कि आज से हजारों सालों पहले दुनिया से लुप्त हो चुकी थी। हद्जा एक ऐसा समुदाय है जो कि छोटे छोटे परिवारों के सदस्यों के साथ खानाबदोश रूप में रहता है, जो कि भोजन की तलाश में जमीन पर इधर उधर घूमते हैं। इस जनजाति में पुरुष शिकार करते हैं। इस जनजाति के पुरुष हमारी तरह अपने दिन की शुरुआत मोबाइल से नहीं करते, बल्कि अपने दिन की शुरुआत धनुष और तीर को उठाकर करते हैं। ये शिकार में जंगली सूअर, जंगली हिरन, पक्षी और बंदरों का शिकार करते हैं। शिकार करने के लिए हद्जा जनजाति के सदस्य सुबह उठकर अपने भाले और धनुष बाण लेकर अलग अलग दिशाओं में जाकर शिकार की खोज में निकल जाते हैं और कभी कभी पूरा दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें शिकार नहीं मिलता। इसीलिए वो अपना घर कुछ हफ्तों में बदलते रहते हैं। ये शिकार के लिए एक जगह पर कुछ हफ्तों के लिए ही अपना शिविर बनाते हैं और जब तक उस क्षेत्र में उन्हें शिकार मिलता है वो तब तक उसी शिविर में रहते हैं और जब उस एरिया में उन्हें शिकार मिलने बंद हो जाते हैं तो वो उस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह पर अपना घर बनाते हैं। शिकार करने के बाद उन्हें जब शिकार मिल जाता है तो वो उस शिकार को अपने साथ अपने परिवार के पास लेकर आते हैं और उस शिकार का लुत्फ अपनी बीवियों और बच्चों के साथ उठाते हैं। कुछ दशकों पहले तक ये कच्चा मांस ही खाया करते थे, लेकिन अब ये लोग पत्थर से आग जलाना जान गए हैं और इसीलिए अब ये लोग 1 या 2 मिनट के लिए मांस को आग में भूनने लगे हैं। हद्जा जनजाति के पुरुष शिकारी होते हैं। वो एडिनियम नामक झाड़ी के पत्तों से जहर प्राप्त करते हैं और उस जहर को अपने तीर और धनुष में लगाकर जानवरों का शिकार करते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि तीर लगते ही शिकार अधमरा हो जाए और उसके बाद कुछ ही समय में वो शिकार दम तोड़ देता है। जहां एक तरफ हद्जा पुरुष शिकार करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ हद्जा महिलाएं और बच्चे जामुन, बाओबाब फल और कंदमूल जैसे फलों को इकट्ठा करते हैं। कच्चा मांस खाने वाले हद्जा लोग अपना खाना नहीं बनाते हैं, बल्कि सिर्फ शिकार को ही खाते हैं। इसके अलावा वो वसा, जंगली पौधे, कंदमूल, साग, पत्ते और शहद का सेवन करते हैं। ये सब वो तभी खाते हैं जब प्रतिकूल परिस्थितियों में जैसे कि शुष्क मौसम के दिनों में शिकार करने में असुविधा होने लगे। दोस्तों, हद्जा पुरुष शहद इकट्ठा करने में भी माहिर होते हैं और इस काम के लिए वो एक अफ्रीकी पक्षी का साथ लेते हैं जिसे हनी गाइड कहा जाता है। ये पक्षी मधुमक्खियों के छत्ते को खाना पसंद करता है। हद्जा पुरुष हनीगाइड पक्षी को सीटी देते हैं और जैसे ही इन्हें सीटी का इशारा मिलता है तो ये पक्षी उन स्थानों की तरफ उड़ान भरते हैं जहां बड़ी मात्रा में मधुमक्खियों के छत्ते मौजूद होते हैं।
और हैजा पुरुष उस छत्ते से शहद लेकर छत्ता पक्षी के लिए छोड़ देते हैं। हैजा जनजाति में कोई नेता नहीं होता, यानी कि कोई ऐसा सदस्य नहीं होता जो कि सिर्फ ऑर्डर दे और कामकाज ना करे। यहाँ सभी लोग सामान होते हैं, ना कि छोटे बड़े। ये खानाबदोश लोग भोजन और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल चलते रहते हैं। हैजा लोगों में शादी नाम की कोई प्रथा या परंपरा नहीं होती है। ये एक उन्मुक्त समाज है। इनमें चांदनी रात का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसी रात इस जनजाति के लोग आग जलाकर बॉनफायर बनाते हैं और आग के चारों तरफ समुदाय की सभी औरतें और पुरुष सदस्य एक दूसरे के आसपास बैठते हैं। वो एक दूसरे को अपनी क्लिकिंग भाषा में कहानियां सुनाते हैं और बातचीत और नाच गाना करते हैं। आधी रात को जब ये कार्यक्रम खत्म हो जाता है तो उसके बाद ये लोग उसी आग के चारों तरफ अपने साथी के साथ में सोते हैं और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अगर किसी जोड़े का संबंध लंबे समय के लिए हो जाता है तो वो अपनी इच्छा से पति पत्नी के रूप में रहते हैं, लेकिन इसे किसी शादी नाम की परंपरा से नहीं जोड़ा जाता। इस समाज में चाहे पुरुष हो या औरत, ये सभी अपनी अपनी पसंद से अपनी जोड़ियां हमेशा बदलते रहते हैं और चांदनी रात में आग के चारों तरफ बदल बदल कर एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। हैजा जनजाति में पूर्णिमा की रात का बहुत अधिक महत्व होता है। पूर्णिमा की रात्रि को हैजा लोग एक विशेष धार्मिक आयोजन करते हैं जिसे एपीम कहते हैं। इसी एपीम की धार्मिक प्रदर्शनी के दौरान इस समुदाय की वो लड़कियां जिन्हें पहली बार माहवारी होती है, वो इस समुदाय के उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं जिसने पहले किसी औरत के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया हो। इस समारोह में सबसे ज्यादा जंगली जानवरों का शिकार करने वाले पुरुष को सम्मानित भी किया जाता है और ऐसे पुरुष को अपनी पसंद की महिला से शारीरिक संबंध बनाने की आजादी भी होती है। पुरुष इस रात का इंतजार बहुत समय से करते हैं क्योंकि वो अपनी पसंद की स्त्री को पहले ही अपने मन में बसा लेते हैं और फिर शिकार करने में जी जान लगा देते हैं। हैजा समुदाय का कोई भी व्यक्ति अगर बड़े जानवर का शिकार अकेले कर देता है तो उसे इस रात को सम्मानित किया जाता है और उसे इस रात में ये आजादी भी दी जाती है कि वो पूरी जनजाति में किसी भी लड़की या महिला के साथ संबंध बना सकता है और लड़की भी उसके आगे कुछ नहीं बोल सकती है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में ऐसे लोग फुर्तीले होते हैं और लड़की भला ऐसे आदमी को कैसे मना कर सकती है। और वो लड़की अपनी गोल्डन नाइट को समुदाय में मौजूद सभी लड़कियों और औरतों से ज्यादा एंजॉय करती है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि इस जनजाति में शादी नाम की कोई परंपरा नहीं होती। अगर आपको कोई पसंद आता है तो आप उसे अपने साथ रख सकते हैं। इस जनजाति में पुरुषों में कई बार 15 से 20 महिलाओं को साथ रखना भी आम बात होती है और इसमें किसी को कोई परेशानी भी नहीं होती। इतनी महिलाओं को अपने साथ रखने का उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि जब पुरुष शिकार करने के लिए जाए तो उनके पीछे से उनके बच्चों और उनके परिवारों का ध्यान वो महिलाएं अच्छे से रख सकें। इसके पीछे का एक रीजन ये भी है कि तंजानिया के जिन इलाकों में ये जनजाति रहती है वहाँ पर जीवन बहुत कठिन है, जिसके लिए रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है और इसलिए एक से अधिक पत्नियां रखना न केवल व्यक्तिगत संतुष्टि है बल्कि एक व्यवहारिक व्यवस्था भी है। एक आदमी की जितनी अधिक पत्नियां होती है उतनी ही अधिक मदद उसे भोजन लाने, बच्चों की परवरिश करने और आमतौर पर समुदाय की भलाई करने में मिलती है। प्रत्येक पत्नी एक अभिन्न भूमिका निभाती है जो मिलकर एक अस्तित्व दल कहलाती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस समुदाय में पुरुष 15 से 20 महिलाओं को अपने साथ रख सकता है, लेकिन फिर भी समुदाय के ज्यादातर पुरुष अपने साथ सिर्फ एक ही महिला को रखते हैं और अगर उस पुरुष का उस महिला से कुछ दिनों में मन भर जाता है तो वो पूर्णिमा की रात को उसे बोनफायर के पास छोड़ देता है और अपने लिए किसी दूसरी महिला का चयन कर लेता है और ऐसे में छोड़ी गई महिला को किसी और पुरुष का साथ मिल जाता है। दोस्तों, अफ्रीका के इस दुर्गम वातावरण में इन्हें शिकार करने में तो समस्या होती ही है, पर उससे भी ज्यादा समस्या इन्हें पानी की तलाश करने में होती है। पानी तलाशने के लिए इन्हें कई बार कई किलोमीटर्स तक पैदल चलना पड़ता है, जबकि कई बार ये अपने घर को बनाने के लिए ऐसा स्थान देखते हैं जहां पर नदी का किनारा हो। इससे दो फायदे होते हैं। पहला ये कि पानी पीने के लिए इन्हें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता और दूसरा ये कि जानवर रोजाना पानी पीने के लिए नदियों के किनारे पर आते हैं और ऐसे में जानवरों की आहट लगते ही ये उसके शिकार के लिए तैयार हो जाते हैं और पहले उसकी प्यास शांत होने देते हैं और जैसे ही वो पानी पीकर हटता है तो ठीक उसी समय ये उसका शिकार कर लेते हैं। दोस्तों, जब भी इन्हें कोई उत्साह करना होता है तो ये शिकार के लिए एक विशेष जानवर को ढूंढते हैं और इनके लिए वो विशेष जानवर है बंदर। ये लोग बड़े बड़े पेड़ों के पास जाकर बंदरों को ढूंढते हैं और जब वो इन्हें मिल जाते हैं तो ये उनका शिकार करते हैं।
लेकिन बंदरों का शिकार करना इनके लिए इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि बंदर पेड़ों पर रहते हैं और वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आसानी से छलांग लगा देते हैं। इसलिए बंदरों का शिकार करने के लिए पहले ये उस पेड़ का पता लगाते हैं जहाँ पर बंदर हो, और फिर उसके पास जाकर उसका शिकार करते हैं और उसे अपने कंधे पर रखकर अपने शिविर चले जाते हैं और उसके बाद जश्न मनाते हैं और मजे करते हैं। हैत्सा जनजाति के लोग पक्षियों के घोंसले जैसे घरों में दिन में लगभग 9 से 10 घंटे तक आराम करते हैं। दोस्तों, जिस तरह पक्षी एक एक तिनका बिनकर एक जगह पर लेकर अपना घोंसला बनाते हैं, उसी तरह ये हैत्सा समुदाय भी पेड़ पत्तों, टहनियों और पेड़ों की छाल से अपना घर बनाते हैं। ये अपना घर ज्यादा मजबूत इसलिए नहीं बनाते क्योंकि ये एक जगह पर कुछ हफ्तों से ज्यादा नहीं रुकते। अगर आप दूर से इनके घरों को देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि ये किसी चिड़िया का घर है, लेकिन असल में ये हैत्सा ट्राइब के लोगों का घर होता है। दोस्तों, पिछले हजारों सालों में हम लोगों ने लगभग हर क्षेत्र में काफी तरक्की करी है, लेकिन हैत्सा ट्राइब के लोगों के जीवन जीने के तरीके में कोई भी बदलाव नहीं आया है। वो अपने दिन की शुरुआत शिकार करने से करते हैं और शिकार के लिए एक जगह पर कुछ हफ्तों के लिए अपना शिविर बनाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे दोस्तों, इस जनजाति के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।